पहले हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड, सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज का जो हमारा टॉपिक है हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पार्टनरशिप डीड तो सबको क्लियर है, थ्योरी वाला सब्जेक्ट था, हमने बड़े डिटेल से पढ़ा था और मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। सेकंड नंबर पे हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा था, जो कि कब एप्लीकेबल होता है, जब हमारी पार्टनरशिप डीड क्या होती है, साइलेंट होती है। ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, क्योंकि एक रिवीजन क्लास है तो इसलिए मैं डायरेक्टली जंप करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। यहाँ पे जंप करने का हमारा मोटिव ये है कि भाई जितनी भी क्लासेस जो हमारी अभी पीछे से कुछ देर से नहीं लग रही हैं, उनका एक हमारे पास ब्रीफ रिवीजन हो जाए। उस रिवीजन के लिए हम ये क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके मैं इसको पूरा करवाऊँगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का हमारा मोटिव क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था 11th में कि हम बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बना रहे हैं बैलेंस शीट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ से हमें मिलता था नेट प्रॉफिट और उसके बाद हम इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देते थे बैलेंस शीट में। तो इतना सा हम प्रोसेस करते थे। पर यहाँ पे हम 11th में क्या पढ़ रहे थे, 11th में जब हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर है, तो जितना भी प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा वो इसी का है। तो डायरेक्टली हम इसको ट्रांसफ़र कर देते थे बैलेंस शीट में, क्योंकि एक ही बंदा है तो उसी का प्रॉफिट है, उसी का लॉस है, उसी का कैपिटल है, तो वहाँ पे हम उसको ऐड कर देते थे। पर यहाँ पे हमारे पास क्या है, पार्टनरशिप में दो से ज़्यादा बंदे हैं। तो अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया, नेट प्रॉफिट भी निकाल लिया, बट अब उस नेट प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों? क्योंकि अगर ये मान लो अगर 4 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर्स हैं, तो इन चारों को अपना अपना शेयर चाहिए, है ना। अब यहाँ पे अकाउंटिंग में सिस्टमेटिक रिकॉर्ड फॉलो करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कब बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद, उसके बाद बनेगा थर्ड नंबर पे बैलेंस शीट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमने फॉलो करना है। अब इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो एप्रोप्रिएशन वर्ड होता क्या है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, यानी कि जितने भी जो हमारे पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स में हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, जितना जितना उनका हिस्सा है, जितना चाहे वो डीड के हिसाब से है, चाहे वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से है। क्लियर है? अब क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ये सीखना पड़ेगा। देखो प्रोसेस सीखने से पहले सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, एक हमारे पास वर्ड आता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक ये चीज़ है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम अगर शॉर्ट में बोलें तो जितना भी तुम लोगों ने 11th में पढ़ा था, जो भी हमारे पास एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आए थे डेबिट वाली साइड पे, वो सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। कैसे है कि ये वो पेमेंट्स हैं जो कंपलसरी पेमेंट है, और कंपलसरी पेमेंट किसके लिए, ये आउटसाइडर्स के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि एक हमारा एम्प्लॉय है, उसको हमने सैलरी देनी है और हमारा बिजनेस लॉस में जाने लग पड़ा, तो बताओ क्या हम उसको बोल सकते हैं कि भाई हमारा बिजनेस लॉस में है तो हम तुम्हें सैलरी नहीं देंगे? क्या वो अपनी सैलरी छोड़ देगा हमें? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि भाई ये उसका अपना जो उसने काम करा हुआ उसके बदले में उसको दे रहे हैं। और लॉजिकली देखा जाए तो अगर हमें प्रॉफिट होता तो क्या हम इसको सैलरी बढ़ा के देते? नहीं देते, क्योंकि उसकी सैलरी तो फिक्स है।
तो जब हमें प्रॉफिट होता तब भी हम उसको सैलरी उतनी ही देते हैं, और अगर हमें लॉस हुआ है तब भी हमें उसको सैलरी उतनी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारा पार्टनर नहीं है, वो एक आउटसाइडर है, वो एक काम कर रहा है, वो अपने काम के अपनी सर्विसेज के बदले में हमसे प्रॉफिट मांग रहा है। क्लियर है? सेम वे से अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो बैंक लोन है और हमारा लॉस चल रहा है, हमने बैंक को बोला है कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको देंगे इंटरेस्ट, 10% पर एनम के हिसाब से। तो अब चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना भाई। कंपनी भाड़ में जाए, इनको क्या लेना देना है, इनको तो बस अपना प्रॉफिट चाहिए भाई, जो इनका इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर हम चाहे 50% प्रॉफिट कमाएं, चाहे हम 30% का लॉस कमाएं, हम तो इनको 10% ही पे करेंगे। तो यानी कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इनके लिए ये तो फिक्स है। तो यानी कि वो चीज़ें जो फिक्स्ड हैं, जो हमें पे करनी ही करनी है, चाहे वो हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आउटसाइडर की पेमेंट है, कंपलसरी पेमेंट है, उसको हम बोल सकते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और आप नोटिस करना 11th में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जितनी भी चीज़ें लिखी थी वो सारी की सारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही थी। चाहे वो रेंट था, चाहे वो कमीशन था, मैनेजर की कमीशन, चाहे वो हमारी सैलरी थी, चाहे वो कोई और अदर एक्सपेंसेस था, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल था, कुछ भी था, वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम कहाँ पे शो करते हैं, ये हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त भी, उस टाइम पे भी हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आएंगे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगे, तो हम उनको एडजस्ट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, जहाँ पे हम सारे के सारे चार्जेस को शो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को सीख लिया पहले ही। ठीक है, सेकंड नंबर पे अब हमारे पास आता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट हमारे लिए क्या है कि ये वैसी वो वाली पेमेंट्स हैं जो हमने किसको एप्रोप्रिएट करनी है, यानी कि किनको बांटनी है, अपने पार्टनर्स को बांटनी है। अब पार्टनर्स कौन है, मान लो ए बी सी, ये 3 पार्टनर हैं। तो इन तीनों पार्टनर को जो हमने प्रॉफिट देना है, जो भी हमने चीज़ें देनी है, उसको हम बोलेंगे एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं वो पेमेंट्स जो हमने किसको करनी है, पार्टनर्स को करनी है, उसको हम बोलेंगे एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। बट इसमें भी एक ऐसी पेमेंट हमारे पास आती है जो हमारे पास एप्रोप्रिएशन ना होके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्यों होता है वो भी सीख लेते हैं। देखो मान लो ए है, बी है एंड सी है, ये 3 हमारे पास पार्टनर थे। इन तीनों पार्टनर ने अपने अपना कंट्रीब्यूशन किया 1 लाख का। इस तरीके से बिजनेस में 3 लाख आ गया। अब 3 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमारे पास फंड्स की कमी आ गई, जिसकी वजह से हमने क्या बोला कि भाई ऐसे करते हैं कि हम बैंक से लोन ले लेते हैं। ठीक है, कहानी की तरह समझ लेते हैं इसको। तो बैंक से लोन लेने गए, बैंक ने बोला कि ठीक है भाई 50,000 का लोन दे देते हैं। बैंक ने बोला 50,000 का लोन हम दे देते हैं तुम लोगों को, पर इस पे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 12% का, और इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा क्योंकि लोन पास होने के लिए डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, प्रोसेस लगेगा। उस प्रोसेस को करते करते टाइम लग गया हमारा। पर यहाँ पे किसी एक पार्टनर ने बोला कि भाई जैसे बी बोलता है कि मेरे पास 50,000 पड़ा है, मैं 50,000 दे देता हूँ, तो इसने एक आउटसाइडर की बजाय हमें पैसा दे दिया। इसको हम बोलेंगे पार्टनर्स लोन टू फर्म, यानी कि इसने पार्टनर ने, बी ने एज ए पार्टनर उसने फर्म को लोन दिया हुआ है। कितना लोन दिया हुआ, 50,000, और ये 50,000 जो है ये इसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इसने लोन दिया हुआ है हमें। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस आ सकती हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ये दोनों टॉपिक्स पढ़े हुए हैं अच्छे तरीके से, और आपको ये रिवाइज भी करे हुए हैं, याद हैं। इसके लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो पढ़ लेना इसको एक बार, उसके बाद से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं। अगर तो डीड में लिखा हुआ है, पहले से डीड में लिखा हुआ है कि ठीक है भाई अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा, यानी कि कोई पार्टनर है वो फर्म को लोन देगा। फर्म हम यहाँ पे कलेक्टिवली ए, बी और सी के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक बिजनेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड को, फर्म को। ठीक है, तो पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हुआ है, उस लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमने पहले से डिसाइड करा हुआ है पार्टनरशिप डीड में, तो हम उस डीड के अकॉर्डिंगली पे करेंगे।
ठीक है। जैसे हमने बोला कि भाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 10% होगा या 12% होगा या 8% होगा, तो डीड के अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। और अगर हमने डीड में नहीं डिसाइड करा हुआ है तो उसको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये बात आती है कि अगर हमने ये बैंक से लिया होता लोन तो हमें तो ये पेमेंट कंपलसरी करनी पड़नी थी। तो सेम वे से अगर ये बी ने भी लोन दिया हुआ तो उसको भी ये पेमेंट हमें कंपलसरी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम उसको एक आउटसाइडर मान के चल रहे हैं कि भाई उसने एक आउटसाइडर एज ए आउटसाइडर उसने हमें लोन दिया हुआ है जिसके बदले में हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो पेमेंट होगी चाहे वो 6% पर एनम होगी अगर डीड साइलेंट है, और अगर डीड के अकॉर्डिंगली होगी हमें वो पेमेंट कंपलसरी पेमेंट करनी ही पड़ेगी। और कंपलसरी पेमेंट है तो इसलिए ये कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास, और इसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चलेंगे। ये बात क्लियर होगी सबको। यानी कि सिंपली अगर मैं बोल दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक चार्ज है और ये कहाँ पे शो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में शो होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, अब आता है बाकी का काम हमारे पास। फॉर्मेट आप सबको पता ही होगा, पहले से मैं एक बार बना देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका मैं जल्दी से ना फॉर्मेट बना देता हूँ, फिर इसके सारे केसेस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले कहाँ से आएगा प्रॉफिट हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर होता है जिसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। अगर लॉस होगा बाय चांस तो हम उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे टू नेट लॉस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉस वाला केस लेके नहीं चलेंगे, हम यही मान के चलेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट ही हो रहा है। पॉजिटिव एटीट्यूड से बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट आने के बाद हमारे पास यहाँ पे और क्या चीज़ आ सकती है, अगर तुम लोगों को फॉर्मेट याद है तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 3 पार्टनर होंगे, तीनों का यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, जनरल रिजर्व। ठीक है, जितना भी हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, फिर आएगा हमारे पास यहाँ पे सैलरी। ठीक है, जितनी भी सैलरी होगी, ए की, बी की एंड सी की। फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास कमीशन, और इसके बाद जो भी बचेगा वो आएगा हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ए बी सी को, जो भी इनकी रेशियो रहेगी, या फिर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब जल्दी से ना इसके केसेस को मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन कौन से केसेस हमारे पास यहाँ पे आते थे। देखो, पहला केस आता है सिंपल वाला केस। सिंपल वाले केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास मान लो अगर नेट प्रॉफिट है 1 लाख का नेट प्रॉफिट है, और पार्टनरशिप डीड में हमें बताया हुआ है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है। जैसे मान लो अगर 1,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, तो हमने ये देख लिया कि भाई इसको 10,000 कर लेते हैं। 30,000 का हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं इनका। मान लो ए का इन्वेस्टमेंट है 3 लाख, बी का है 2 लाख और सी का है 1 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे इनका। ठीक है, इसको ना हम चलो कर ही लेते हैं, इसको प्रॉफिट को 10 लाख कर लेते हैं। ठीक है, मान लो 10 लाख हमारा नेट प्रॉफिट है। ठीक, ये इनका इन्वेस्टमेंट है, ये इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो आप जितना भी इनका गिवन होगा, अगर 10% गिवन है, इसके हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास 30,000,
20,000 और 10,000। फिर सैलरीज़ हमें कैसे गिवन हो सकती हैं, दो टाइप से हो सकती हैं, या तो वो पर एनम करके दे देगा या तो पर मंथ करके दे देगा। अगर पर एनम है, जैसे उसने बोला 10,000 पर एनम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे यहाँ पे लिख देंगे कि 10,000 उसकी सैलरी है, ठीक है। और अगर उसने बोल दिया कि 1,000 पर मंथ है, जैसे ये मान लो ए की सैलरी मान लेते हैं, इसको बी की सैलरी मान लेते हैं, 1,000 पर मंथ है। अगर महीने की 1,000 है तो 12 मंथ की कितनी होगी, तो 1,000 मल्टीप्लाई 12 कर लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 लाख, ये हमारे पास 12,000 आ जाएगा 1,000 मल्टीप्लाई 12 करके, ठीक है। इसको मैं सीधे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, 10,000 यही आएगी, और सी की सैलरी मान लेते हैं, कुछ भी सी की भी सैलरी 10,000 ही मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे हम इसको 60,000 लिख लेंगे, ठीक। और उसके बाद कमीशन के केसेस आएंगे। कमीशन के केसेस थोड़े डिटेल में डिस्कस करने पड़ेंगे, कैसे हो सकते हैं कमीशन के केसेस, तो अगली स्लाइड पे जाके सीख लेते हैं कमीशन के केसेस। तो कमीशन के केस में हमारे पास क्या होता था, सबसे पहले कमीशन कैसे आ सकती है, वो बोल सकता है कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, जैसे उसने बोल दिया 10%, ठीक है। सेकंड नंबर पे उसने बोल दिया कमीशन ऑन प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। और थर्ड नंबर पे उसने बोल दिया कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। ये जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, ये वो नेट प्रॉफिट पे भी बोल सकता है, ये वो ऐसे भी बोल सकता है कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। तो इस तरीके से भी आ सकता है, हम इसका कंसेप्ट सीख लेते हैं। तो जैसे इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, जो पहले वाला हमारे पास है। अगर हम पहले वाले केस पे जाएं, जैसे उसने बोला कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट जितना भी हमारा 10% है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 10 लाख। 10 लाख का हमारे पास नेट प्रॉफिट है, 10% कमीशन बोला, हम सीधे 10/100 कर देंगे, 10/100 करेंगे तो 10 लाख का यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख रुपया। ये सिंपल है, ये सिंपल है। हमारे पास क्या किया उसने बोला नेट प्रॉफिट पे 10% कमीशन दो, हमने नेट प्रॉफिट उठाया, 10% निकाला, उसका 1 लाख आ गया। ये सिंपल सा हमारे पास पहला केस हो गया क्लियर, ये सबको समझ आ गया होगा। अब सेकंड हमारे पास केस क्या आता है, हमारे पास कमीशन ऑन प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता क्या है। तो क्या करेंगे इसके लिए, अगर मान लो हम उसको, इस कमीशन को हम ए की कमीशन मान लेते हैं, इस कमीशन को हम मान लेते हैं कि ए की कमीशन है, ऐसे कर लेते हैं, इसको ए की कमीशन मानते हैं, इसको बी की कमीशन मानते हैं, इसको सी की कमीशन मान लेते हैं, इस तरीके से करके चल लेते हैं, ठीक है। तो ए की कमीशन हमारे पास कितनी आ गई, हम बोलेंगे ए की कमीशन हमारे पास आ गई 1 लाख, ठीक है। कैसे आई, हमने डायरेक्ट निकाल दी नेट प्रॉफिट पे 10,000, ठीक। अब जब हमें बी की कमीशन निकालनी है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हम निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे रफ में। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 60,000 है, यहाँ पे 10,000 है, 12,000 है और 10,000 है, और यहाँ का अगर टोटल बाहर लिख लें तो ये कितना है, 1 लाख, ठीक है। तो हमें दिख रहा है दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है हमारी, ये वाली साइड बड़ी है, ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली साइड का हमने टोटल ले लिया 1,30,000 हमारे पास, 10,30,000 है ये। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे
10 लाख प्लस 30,000, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,30,000, ठीक। अब 10,30,000 में से हमें माइनस करना है इन सबको, और ये सब हमारे कितने आते हैं 60,000 प्लस 10,000, 60 10 1,80,000, 1,90,000, ठीक है। ये आता है 1,92,000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास बचता है 8,38,000। हमने क्या किया, टोटल 10 लाख लिया, उस 10 लाख में हमने 30,000 ऐड करा, यानी कि क्रेडिट वाली साइड आई हमारे पास 10,30,000। उसमें से हमने माइनस करा डेबिट वाला साइड, और डेबिट वाला साइड माइनस करने के बाद जो हमारे पास आया 1,92,000। इसको माइनस करने के बाद हमारे पास बचा 8,38,000। एक मिनट, ठीक है। 1,92,000 माइनस करा हमने 10,30,000 में से 8,38,000, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था मेरे को, ठीक है। तो हमारे पास बचा 8,38,000, जो कि हमारा है डिविजिबल प्रॉफिट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको कैसे निकला। हमने 10,30,000 को प्लस किया, यहाँ पे आ गए 10,30,000। इसमें से हमने ये सारे माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आई, उस बैलेंसिंग फिगर को हमने यहाँ पे लिख दिया 8,38,000 जो हमारे पास बचा है, यानी कि 8,38,000। अब यहाँ पे उसने क्या बोला हुआ है, कमीशन दो प्रॉफिट पे, किस पे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे। इसको भी 10% ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये प्रॉफिट निकला है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो अवेलेबल है बांटने के लिए पार्टनर्स को, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अभी तक आ रहा है। तो अब इस पे उसने सिंपल 10% बोला, तो हम करेंगे 10/100 और निकल जाएगा 83800। ये हमारी आ गई बी की कमीशन, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे कमीशन ऑफ बी, ठीक है, 83000, डन। तो ये हमारी बी की कमीशन निकल गई 83800, ठीक है, 83800, डन। ये हमारी निकल गई बी की कमीशन। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या है, देखो जब सिंपल था, जैसे मान लो अगर हमारे पास 1100 रुपीज़ हैं, हमने ये ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसने बोला कि भाई 10% दे दो ए को, बाकी रख लो अपने पास। तो हम क्या करेंगे, इसका 10% इसको दे देंगे 1100, 110, और मेरे पास कितने बच जाएंगे यहाँ पे, 110 इसमें से माइनस कर दो 990, ठीक है। ये हो गया सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी तक हम कर रहे थे, उसका 10% निकाल के दे दिया। अब क्या हुआ, जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस आता है, तो ये मैनेजर क्या बोलता है या पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि हमने इसको ऐसे बांटना है कि जितने पैसे ए के पास आएंगे उसका 10% बी के पास होना चाहिए।
यानी कि अगर यहाँ पे ये बोलता है कि अगर मेरे पास 10 रुपये आ रहे हैं तो तुम्हारे पास 1 आना चाहिए, या परसेंटेज में बोलें तो ये बोलता है अगर तुम्हारे पास 100 रुपये आ रहे हैं मेरे पास 10 आने चाहिए। अब इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करें हम? देखो इस कंडीशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे कि ए को अगर 100% मिलेगा तो इसको 10% मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का टोटल किसके इक्वल होगा, 110 के इक्वल होगा। और हमें कौन सा हिस्सा चाहिए, अगर ए का चाहिए तो हम उसमें से 100 निकाल लेंगे, और अगर बी का चाहिए हम उसमें से 10 निकाल लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल होगा उसको हम रखते हैं हमेशा बेस पे, कि 110 टोटल परसेंटेज है, उसमें से हमें कौन सी चाहिए, हमें अगर 10% चाहिए तो हम ऊपर रखेंगे 10 को और मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी अमाउंट बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ फिर हम इसको सिंपल, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ आता है, ऐसे इस झंझट में नहीं पढ़ना है, तो आप सिंपल ऐसे याद कर सकते हो कि जब आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस मिले तो आपने एक फार्मूला याद रखना है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो जैसे अगर हम यहाँ पे भी 10% ही ले लें तो यहाँ पे कमीशन क्या होगी हमारी, जितना भी अमाउंट हमारा आएगा प्रॉफिट का, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, रेट कितना है यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 110। जैसे आप 11th में मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकालते थे, सेम वे से ऐसे करेंगे, ठीक। अगर यहाँ पे परसेंटेज 10 की जगह 5 दी होती तो हम क्या करते, 5/105, ठीक है। तो हमारा लॉजिक क्या होता, 5/105, यानी कि रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हमने क्या करना है, अब फिर से हमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, सेम वे से वही प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 1,30,000 में से हमें इसको भी माइनस करना पड़ेगा, इन सबको भी माइनस करना पड़ेगा, और इंक्लूडिंग इसको भी माइनस करना पड़ेगा जो कि बी की कमीशन है, ठीक है। तो हम इतने झंझट में ना पढ़ते हुए एक शॉर्टकट कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये पहले से ही माइनस करे थे, हम इसको भी माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास डायरेक्टली पहुंच जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास कितना आया था, 8,38,000, ठीक है। तो 8,38,000 में से ही हम माइनस कर लेते हैं बी की कमीशन 83800, तो हमारे पास न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास कितना आएगा 838,000 माइनस 00, ये आ गया हमारे पास 7,542,000। अब ये हमारे पास न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आया वो कितना आया, 7,542,000, ठीक, क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कैसे आया ये। हमने क्या किया, 10 लाख प्लस 30,000 करा, टोटल 10,30,000 आया। यही 10,30,000 यहीं पे भी आएगा हमारे पास, ठीक है। इस 10,30,000 में से हमने ये सबको माइनस कर दिया। इन सबको माइनस करने के बाद हमारे पास जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकला है वो 7,54,200 निकला है, ठीक है, यानी कि 7,54,200, ठीक। अब हमने वही फार्मूला अपना लगा देना है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला। तो मान लो अगर 10% की कमीशन देनी है तो 10/110 करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको 10/110 करें तो हमारे पास ये कमीशन कितनी निकल जाएगी, 6,8,5,6,3, ठीक है। तो ये हमारे पास कमीशन निकल गई सी की कमीशन, ठीक। ये कितनी कमीशन निकली हमारे पास, 6,8,5,6,3, 6,8,5,6,3, ठीक है। तो ये हमारे तीनों कमीशंस के केसेस थे। पहले वाला केस क्या था हमारे पास, सिंपल था, हमने नेट प्रॉफिट लिया, नेट प्रॉफिट का 10% निकाल दिया, सीधे हमारे पास आ गया 1 लाख, ठीक है। सेकंड वाले में क्या बोला, उसने बोला डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे निकालना है। हमने क्या किया, पहले उसका बैलेंसिंग फिगर निकाला, जो निकला हमारे पास 8,38,000। हमने इसका 10% निकाला, 10% निकल गया हमारा 8,38,000, यानी कि 83,800। हमने इसको पुट कर दिया वहाँ पे, ये 2 स्टेप हो गए।
तीसरे स्टेप में उसमें बोला हमें कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन करना है, तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में हमने एक फार्मूला यूज़ करा अपना। कौन सा फार्मूला था वो? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे करी है कि हमने एक को लेट कर दिया 100, दूसरे को लेट कर दिया 10, और 100 प्लस 10 कितना हो गया हमारा 110। प्रोपोर्शनेट करके हमने उसका कमीशन का अगला पार्ट भी निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास थर्ड वाली कमीशन आ गई अपनी, जो इसका बैलेंसिंग हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकला था 7,54,200, और हमने फार्मूला लगाया रेट अपॉन 100 प्लस रेट, जिससे हमारे पास सी की कमीशन भी निकल गई। अब ये स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद हमें वापस से एक बार फिर से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे इसको? आप फिर से देख लो, 10 लाख 30,000 माइनस करेंगे, ये सारी फिगर्स माइनस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सारी फिगर्स माइनस जैसे हम कर रहे हैं, 60,000 माइनस 10,000 माइनस 12,000 माइनस फिर 10,000 माइनस 1 लाख, फिर माइनस करना पड़ेगा 83800, माइनस करना पड़ेगा 68563। अब हमारे पास जो बैलेंस हमारे पास बचा है वो बचा है 68563.7, ठीक है। अब ये जो अवेलेबल प्रॉफिट है जो तीनों पार्टनर्स में बटेगा। अब कैसे बटेगा तीनों पार्टनर्स में? अगर तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ये बटेगा इक्वल, यानी कि तीनों में बराबर बांट दो। और अगर पार्टनरशिप डीड में हमें कोई रेशो दी है, जैसे 1:2:3:1 दी है, जैसे 5:4:3 दी है, कुछ भी दिया हो, तो फिर हम उस रेशो में बांटेंगे। जहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हमारे पास इक्वल ही रेशो है, तो हम क्या करेंगे, तीनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपली इसको डिवाइड कर दो 3 के साथ, ठीक है। तो इस केस में हम इन तीनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि आएगा 2, 2, 8, 5, 4, 5, ठीक है। इसको अप्रॉक्स कर लेना है, एक पार्टनर के लिए हमें अप्रॉक्स करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली तीनों को बांट देंगे, तीनों को इक्वल शेयर हम दे रहे हैं 1:1:1 की रेशो में। क्यों? हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी पार्टनरशिप डीड क्या है, जो वो साइलेंट है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास सिंपल वाला केस कि अगर पार्टनरशिप डीड हमारे पास ये बोलती है कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, हमने सबको बांटना है, तो हमने इस तरीके से इसको बांट देना है। मैंने एक चीज़ जनरल रिजर्व को स्किप कर दिया, हम इसको बाद में भी सीख सकते हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व में भी सेम वैसे ही केसेस बनेंगे जैसे हमारे पास कमीशन में बने हैं। 2 तरीके से केस बन सकते हैं। एक तो सिंपल वो बोल सकता है नेट प्रॉफिट पे 10% दे दो, तो सिंपल कर देंगे। एक यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे 10% बोल सकता है, ठीक है। ये वाला केस जनरल रिजर्व में नहीं बनेगा, थर्ड वाला। जनरल रिजर्व में सिर्फ हमारे पहले 2 केसेस ही बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेते हैं, इसके और भी बड़े सारे केसेस बनते हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है एक रिवीजन क्लास के लिए, कि भाई हमें एक थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल गया कि अभी तक हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे चीज़ों को प्लेस कर रहे थे, कैसे इसका फॉर्मेट बनता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी समझ आई होगी, और आप रिव्यू कर देना, यहाँ पे रेट कर देना हमारे सेशन को, और थैंक यू वेरी मच। और हम अगले सेशंस में इन सबको कंटिन्यू करेंगे, इसका अगला पार्ट कंटिन्यू करेंगे कि इसमें कौन कौन से डिफरेंट हमारे पास केसेस आते हैं, इन सफिशिएंट प्रॉफिट के केसेस, लॉसेस के केसेस, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट किस केस में बनेगा हमारे पास। उसके बाद से हम अगले टॉपिक हमारे कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग होंगे, और बाकी सारे। ये हमारी पहली क्लास थी और मुझे लगता है आई होप बहुत अच्छी गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच। आगे रिव्यू करना, कमेंट्स करना, और फिर अगली सेशन के लिए भी हमें उसके साथ मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।